गरीब दर्जी माँ की 3 शहरी बेटियां। गरीब गंगा अभी भी लालटेन की धीमी रोशनी में आंखें गड़ाए कपड़े सी रही थी। वहीं उसकी तीनों बेटी अंजलि, पायल और सिया पढ़ाई कर रही थी। माँ, तुम सुबह से कपड़े सिल रही हो, अब बाकी के कपड़े कल सिल लेना, अब साथ में खाना खाते हैं। मेरी बच्चियों, तुम तीनों मेरा इंतजार मत करो, कल परीक्षा है ना, खाकर सो जाओ, मुझे थोड़ी देर और लगेगी। तीनों खाना खाकर सो जाती हैं, मगर वो गरीब दर्जी माँ देर रात तक लोगों के कपड़े सीती है। ये कहानी है गरीब गंगा की, जिसका खुशियों भरा संसार शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया था, जब हरिशंकर एक हादसे में उसे उसकी 3 बेटियों के साथ अकेला छोड़ गया। उन गरीबी भरे हालातों में गंगा ने बहुत दुख झेलकर अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। थोड़े दिनों में गंगा की तीनों बेटियों की परीक्षा पूरी हो जाती है। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियों ने बहुत अच्छे नंबरों से स्कूल पूरा कर लिया। और माँ, हम तीनों को स्कॉलरशिप भी मिली है, जिसे हम शहर की किसी भी कॉलेज में बड़ी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। हम शहर जाना चाहती हैं माँ। अपनी बेटियों से बिछड़ने के ख्याल भर से उस गरीब माँ का मन भर आता है। तुम तीनों अपनी माँ को छोड़कर शहर चली जाओगी, मगर तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? मेरी बच्चियों, मुझ गरीब दर्जी माँ का तुम तीनों के सिवा है ही कौन? हम जानते हैं माँ, मगर हम कौन सा आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? बस कुछ सालों की बात है, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम आपको लेने के लिए आएंगे। एक माँ का दिल हर हाल में अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, इसलिए गंगा अपनी बेटियों की बातों में आकर उन्हें शहर जाने देती है। तुम तीनों अपना ख्याल रखना। बच्चियों, ये कुछ पैसे रख लो, शहर में तुम्हारे काम आएंगे। इस तरह से उस गरीब दर्जी माँ की तीनों बेटियां दिल्ली शहर आ जाती हैं। पायल, अंजलि, ये दिल्ली शहर कितना बड़ा और सुंदर है। हाँ यार, कहाँ वो हमारा छोटा सा गांव और झोपड़ी जैसा घर, और कहाँ ये संगमरमर जैसा शहर और शानदार फ्लैट। हम तीनों शहर आ तो गए, मगर करेंगे क्या? झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। शहर में कदम रखने के साथ ही गंगा की तीनों बेटियों के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं। वो पीजी में रहकर नौकरी करने लगती हैं। वहीं उनकी बेचारी गरीब दर्जी माँ दिन रात गरीबी में आंखें गड़ाए लोगों के कपड़े सी सी कर उन्हें पैसे भेजती। पायल, अंजलि, ये देखो, माँ ने मनी ऑर्डर भेजा है, पार्टी तो बनती है। हाँ, तो रोका किसने है? चलो आज क्लब चलते हैं और दारू पार्टी करेंगे। उन तीनों को शहर की हवा ऐसी लगी कि वो जरा भी नहीं सोचती कि उनकी गरीब दर्जी माँ ने कितने जतन से पाई पाई जोड़कर वो पैसे भेजे थे। ऐसे ही दिन महीने करके 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में गंगा के पास ना तो उसकी शहरी बेटियों की कोई चिट्ठी आई और ना वो उसे खुद लेने आई। फिर एक दिन गंगा टेलीफोन बूथ से अपनी बेटियों को फोन लगाती है। गोपी भाई, जरा इस नंबर पर फोन लगा दो, मुझे मेरी बेटियों से बात करनी है। यार पायल, तेरा फोन कब से बज रहा है, कॉल पिक क्यों नहीं कर रही? गांव से माँ का फोन है। अबे यार, हमारी माँ को बिना चैन नहीं है, अगर इनका फोन उठा लिया ना तो अच्छे खासे मूड की माँ बहन कर देंगी। ऐसा कर, तू फोन काट दे और जल्दी से मेकअप कर ले, वी आर गेटिंग लेट फॉर द पार्टी। पायल फोन काट देती है। तभी टेलीफोन बूथ वाला गोपी कहता है, गंगा बहन, उधर से फोन कट गया। रोज रोज यहाँ आकर अपनी बेटियों को फोन लगाती हो, मगर वो फोन नहीं उठाती। मेरी मानो तो उनका इंतजार करना छोड़ दो। ये सतयुग नहीं है गंगा बहन, जहाँ श्रवण जैसी औलाद होगी। कलयुग है, जहाँ बच्चों के लिए उनके बूढ़े माँ बाप बस बोझ हैं, बोझ। गोपी की बातें सुनने में जितनी कड़वी थी उतनी ही सच थी, जो कि उस गरीब दर्जी माँ के दिल में बैठ गई, और वो आंखों में आंसू लिए घर आते हुए बेहोश होकर बीच रास्ते में गिर जाती है। जहाँ लोगों की बड़ी भीड़ लग जाती है, तभी चंदर उसे उठाकर घर ले आता है। गंगा काकी, तुम ठीक तो हो? चलो अब अकेली मत रहो, मेरे घर चलो, वहीं रहना जहाँ सब खा रहे हैं, वहीं तुम्हें भी 2 रोटी खिलाने से भगवान चंदर को आशीर्वाद देगा। चंदर, अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो जरा इस चिट्ठी में लिखा पता पढ़कर मुझे बता दे।
मिट्टी उठने से पहले आखिरी बार अपनी बेटियों से मिलना चाहती है। ये पता दिल्ली के मॉडल टाउन का है। हम आपको दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठाएंगे कल। अपनी बेटियों से मिलने के ख्याल से उस गरीब दर्जी माँ की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। पूरे 2-3 साल बाद मैं अपनी बेटियों से मिलने जा रही हूँ। उनके लिए सुंदर सुंदर सूट सिल लेती हूँ, मगर बिना कपड़ों के सूट कैसे सिलूंगी मैं। ये सोचते हुए गंगा की नज़र अपने घर के आंगन में खिले फूल पत्तों पर जाती है, जिसे वह अपनी तीनों बेटियों के लिए कपड़ों के बचे कतरन को जोड़कर सूट सिलती है और उन्हें फूल पत्तों से सजा देती है। और अगले ही दिन गंगा उन सूटों को सीने से लगाए अपनी गठरी लिए दिल्ली आ जाती है, जहां वह ताला लगा देखती है। यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, लगता है मेरी बेटी पढ़ने गई होंगी। इंतजार करते करते गंगा की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद पायल, अंजलि और सिया अपनी 2 अमीर घमंडी सहेली मोना और रीटा के साथ अपने पीजी में आती हैं। ये गरीब औरत कौन है? देखो ना कैसे तुम्हारे पीजी के आगे पड़ी हुई है। होगी कोई भिखारन। जस्ट फॉरगेट हर। चलो अंदर चलते हैं। अपनी झूठी इज्जत और शान को बचाने के लिए वो तीनों शहरी बेटियां अपनी गरीब दर्जी बूढ़ी माँ को दरवाजे के बाहर छोड़कर अंदर चली जाती हैं। वहीं दरवाजे के बाहर बैठी वो गरीब माँ अपनी सिसकियों को दबाते हुए बहुत रोती है। अपनी जिन बेटियों के भविष्य के लिए मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, आजकल की आई सहेलियों के लिए मेरे दूध की कीमत और मेरी ममता तक भूल गई। मोना और रीटा के जाने के बाद गंगा अंदर आती है। माँ, शहर आने से पहले एक बार हमें बता तो देती। वही तो, आज तो आपने अपनी तीनों बेटियों की हमारी सहेलियों के सामने बेइज्जती करा ही दी थी। अपनी गरीब माँ को माफ कर दो मेरी बेटियों, मगर तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। खैर ये देखो, तुम्हारी दर्जी माँ तुम तीनों के लिए सूट सिलकर लाई है। पत्तों का सिला हुआ सूट देखकर तीनों चिढ़कर गंगा को बहुत सुनाती हैं। ये क्या है माँ? हमारी हैसियत ये पत्तों का सूट पहनने की है? ये हमारे पहनने लायक नहीं है। और वैसे भी अब हम शहर में रहती हैं। पैसे कमाने का नशा गंगा की तीनों बेटियों के सर चढ़कर बोल रहा था और अपनी ही बेटियों ने अपनी ही माँ को नौकर बनाकर रख दिया। दिन भर काम करने के बाद तीनों रूखी सूखी रोटी खाने को उसे देती। फिर एक दिन, माँ हम ऑफिस जा रही हैं, हमारे सारे गंदे कपड़े धो देना और घर की अच्छे से सफाई कर देना। ठीक है बेटी, कर दूंगी। यूं तो घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ सब था, मगर गंगा को उनका इस्तेमाल करना नहीं आता था, जिस कारण वह घंटों तक हाथों से कपड़े धोती है और सफाई करती है। इस बीच वह भूख से मचलती रह जाती है। तभी रात में उसकी तीनों बेटियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती हैं। बेटी तुम आ गई, जल्दी से मुझे पानी और खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। अंजलि, ये कौन है? क्या बताऊं आलोक, बदकिस्मती से ये मेरी माँ है, मेरी गंवार माँ। अगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती तो ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन चलाना जानती। घर आते ही मेरा सर नहीं खाती। चल तुझे पानी दे दी हूँ। ये बोलकर अंजलि बड़ी ही बेरहमी से गंगा का हाथ पकड़ लेती है। तभी आलोक गुस्से में उसे खींचकर थप्पड़ मारता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अंजलि, अपनी ही माँ के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हुए। और तुम दोनों देख रही हो, हम तीनों भाइयों को लगता था कि तुम अच्छे घर की लड़कियां हो, मगर जो अपनी माँ की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। अनुज, यश, चलो। यश, तुम भी जा रहे हो? हाँ सिया, क्योंकि अगर तुम अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो शादी के बाद हमारी माँ की क्या इज्जत करोगी। उन्हें जाता देखकर अपनी बेटियों की खुशी के लिए गंगा कहती है, रुक जाओ बेटा, ये माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरी बेटियों को ऐसे ठुकरा कर मत जाओ। इन्हें अपनी माँ के दुख तकलीफों का एहसास हो या ना हो, मगर मैं तो माँ हूँ ना, और एक माँ हर हाल में अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। इनसे शादी कर लो। देखा तुमने, ये होती है माँ जो खुद हजारों दुख तकलीफ सहकर भी सिर्फ और सिर्फ औलाद की खुशी चाहती है। इसके बाद पायल, अंजलि और सिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सुना है माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, जो बच्चों की गलती को माफ कर देती है। हमें भी माफ कर दो माँ।
आखिर में गंगा अपनी बेटियों को माफ कर देती है और उनकी शादी का जोड़ा अपने हाथों से सिलती है और उनकी विदाई कर देती है। ओ मुबारक हो आपको, दोनों बेटियां हुई है। ये देखिए आपकी दोनों बेटियां। ये क्या, मेरी एक बेटी इतनी गोरी है और एक इतनी काली, ये कैसे हो सकता है? हाँ देखिए, नॉर्मल है। आपकी पत्नी शोभा रंग में गोरी है और आप रंग में काले हैं, जिसके चलते आपकी एक बेटी का रंग उसकी माँ पर गया है और एक बेटी का रंग आप पर गया है। इतना कहकर डॉक्टर अजीत को उसकी दोनों बेटियां देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अजीत अपनी दोनों बेटियों को ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाता है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद पर दाग हो। अगर भगवान को मुझे दूसरी बेटी काली ही देनी थी तो मैं तो एक बेटी के साथ ही खुश थी। ना चाहते हुए भी शोभा और अजीत को अपनी काली बेटी को अपनाना ही पड़ता है। अपनी बेटी के काले रंग की वजह से ना तो शोभा अजीत उसे पसंद करते थे और ना ही उनका बड़ा बेटा विवेक। अजीत शोभा अपनी गोरी बेटी का नाम पूजा रखते हैं, वहीं अपनी काली बेटी का नाम आरती रखते हैं। आरती और पूजा समय के साथ बड़े होने लगते हैं, लेकिन उनके बड़े होने के साथ साथ उन दोनों के बीच का भेदभाव भी बढ़ने लगता है। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर गुड़िया लेकर आया हूँ। ये गुड़िया भी मेरी बहन की तरह ही सुंदर है। भैया, ये गुड़िया तो सच में बहुत सुंदर है। भैया, आप मेरे लिए गुड़िया नहीं लाए क्या? तेरे लिए भी लाया हूँ ना, ये देख। इतना कहकर विवेक आरती को चुड़ैल जैसी दिखने वाली गुड़िया दे देता है, जिसे देखकर आरती डर जाती है। ये क्या है? ये तो चुड़ैल है। मैं एक चुड़ैल को तो चुड़ैल ही दूंगा ना, हैं? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे लिए इतनी सुंदर सी गुड़िया लेकर आऊंगा? तूने अपनी शक्ल देखी आईने में, हैं? तू तो इस चुड़ैल से भी ज्यादा बदसूरत है, समझी? भैया, पूजा की तरह मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ। आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? तू मेरी बहन नहीं है, समझी? मुझे देख, मैं कितना गोरा हूँ, पूजा कितनी गोरी है और माँ भी कितनी ज्यादा गोरी है, लेकिन तू न जाने कैसे इतनी काली पैदा हो गई। इतना कहकर विवेक और पूजा दोनों आरती पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद आरती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं। जहाँ पूरा परिवार पूजा को बहुत प्यार करता है, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है और उसे अच्छे से पढ़ाता है, वहीं आरती के साथ घर में किसी का भी बर्ताव अच्छा नहीं होता। वो आरती को हमेशा उसके काले रंग की वजह से उसे ताने देते थे। ना तो वो उसे अच्छे कपड़े लाकर देते थे और ना ही वो उसे पढ़ाते थे और ना ही उसे कभी प्यार देते थे। ऐसे ही साल गुजरता है और एक दिन वो दोनों बड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। तभी शोभा विवेक और पूजा को आवाज देती है और पूजा और विवेक नीचे आते हैं। अरे बेटी पूजा और विवेक, तुम जाकर जल्दी से तैयार होकर आओ। हम गणेश चतुर्थी की तैयारी के लिए शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तभी शोभा और विवेक और पूजा गणेश चतुर्थी की शॉपिंग के लिए निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें जाता हुआ देखकर आरती बोलती है। माँ, ये इतनी सारी तैयारियां किस बात की है और आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? टोक दिया ना जाते हुए, अब तो रास्ते में कुछ न कुछ तो बुरा होने वाला है हमारे साथ। तुम क्या अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये सारी तैयारियां गणेश चतुर्थी के लिए हो रही है और हम सभी लोग बाहर उसी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुमसे कितनी बार कहा है, अपनी काली मनहूस शक्ल लेकर हमारे सामने मत आया करो। जब भी हम लोग कहीं बाहर जा रहे होते, तुम्हारी वजह से हमारा काम कभी भी नहीं हो पाता है। तुम्हारी तरह मैं भी इस घर की बेटी हूँ, लेकिन तुम लोगों को तो बस मेरा काला रंग ही दिखाई देता है, ना कि मेरा प्यार और मेरी मेहनत। आप सब लोग मुझे हमेशा मेरे काले रंग के लिए ताने देते रहते हैं। मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने भगवान से तो अपने लिए काला रंग नहीं मांगा था। हम दोनों के पास तो ये बकवास बातों को सुनने का समय नहीं है। अब हट जा हमारे रास्ते से और हमें जाने दे। पिताजी, मुझे भी गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत ज्यादा पसंद है और मैं भी आप लोगों के साथ आना चाहती हूँ। आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चले ना। तुझे अपने साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है, समझी? काली मनहूस कहीं की। इन लोगों का रंग गोरा है, इसलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, लेकिन आपका रंग भी तो मेरी तरह ही है, लेकिन आप भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आरती की बात सुनकर अजीत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आरती को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे आरती नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। लेकिन इससे ना तो अजीत को कोई फर्क पड़ता है और ना ही उसके परिवार में किसी को भी, जिसके बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं और बेचारी आरती रोती रह जाती है। गणपति बप्पा, मैं बचपन से ही तुम्हारी पूजा करती आ रही हूँ, तुम्हारी आराधना कर रही हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। गणेश चतुर्थी के त्योहार की तैयारी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी?
आरती इतना कह ही रही होती है कि तभी आरती किचन में खाना बनाने आती है और रोटी बनाते हुए उसे एक आइडिया आता है। और वो आइडिया ये होता है कि क्यों ना आटे से ही गणेश जी की मूर्ति बनाई जाए। और वो आटे से गणेश भगवान की एक प्रतिमा बनाती है और उसे अपने रूम में रखकर उनकी पूजा करती है। जहाँ एक तरफ सारा परिवार गणेश चतुर्थी पर नए नए कपड़े पहनता है, बहुत सारी मिठाइयाँ खाता है और धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाता है, वहीं पर आरती अपने पुराने फटे हुए कपड़ों में ही अपने हाथों से बने हुए गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा करती है और त्योहार मनाती है। और आरती अपनी आटे के बप्पा की पूजा करती है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का दिन गुजर रहा होता है। अरे ये क्या, ये वायर यहाँ से कैसे निकल रही है? शोभा इतना बोलकर जैसे ही उस वायर को हाथ लगाती है तो उसे उस वायर से जोरदार करंट लगता है, जिससे शोभा चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। शोभा को चिल्लाता हुआ सुनकर सारा परिवार नीचे आ जाता है, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो जोरदार करंट लगने की वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इनका चेहरा भी काफी पीला पड़ गया है। आप सभी लोगों को इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, वरना इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवेक पूजा, मेरी दवाई का समय हो गया है। ना जाने मैं दवाइयाँ कहाँ रखकर भूल गई हूँ। जरा मेरी दवाई ढूंढ दो। बूढ़ी होने के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई क्या है? अपनी दवाइयों को कोई ऐसी जगह पर रखकर भूलता है क्या? हम लोग आपके नौकर नहीं हैं जो आपकी दवाइयाँ ढूंढने में अपना समय बर्बाद करें। हम दोनों को कॉलेज जाना है और हम लोग लेट हो रहे हैं। आप अपनी दवाइयाँ खुद ही ढूंढ लीजिए। इतना कहकर विवेक और पूजा वहां से चले जाते हैं। अपने बच्चों की ऐसी बातें सुनकर शोभा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि तभी वहां पर आरती शोभा की दवाइयाँ और उसके लिए सूप लेकर आती है। माँ, अभी आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा है ना, इसलिए मैं आपके लिए ये सूप लेकर आई हूँ। ये सूप पीकर आप दवाई खा लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। आप देखना, कुछ ही दिनों में आप पहले की तरह बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर आरती अपने हाथों से अपनी माँ को सूप पिलाती है और दवाई खिलाती है। अपनी काली बेटी को अपना इतना ख्याल रखता हुआ देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। कुछ ही दिनों में शोभा बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर एक बार फिर से गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है। इस बार शोभा आरती को अपने साथ पूजा में लेकर आती है। शोभा के साथ आरती को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आप इस काली मनहूस को पूजा में लेकर क्यों आई हो? आप क्या यहाँ कोई अनर्थ करवाना चाहती हो? बस करो तुम लोग, बहुत हो गया तुम लोगों का। मैंने तुम दोनों को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, लेकिन जब मुझे तुम दोनों की जरूरत थी तो तुम लोगों ने मेरे साथ एक नौकर से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया। आरती के काले रंग की वजह से आज तक जो भी मैंने आरती के साथ किया, मुझे उन सब गलतियों का एहसास हो चुका है। आरती बेटा, मुझे माफ कर दे। अपनी माँ की बात सुनकर पूजा, विवेक और अजीत को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सभी लोग आरती से माफी मांगते हैं। बेटा, मुझे भी माफ कर देना। मेरा रंग भी काला था, लेकिन ये मुझे कभी नहीं दिखा। मैंने आज तक जो भी तेरे साथ किया है, मुझे उन सभी चीजों का एहसास हो चुका है। अपने परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास होता देखकर आरती उन सभी को माफ कर देती है, जिसके बाद सारा परिवार एक साथ मिलकर गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाता है। जिसके बाद शोभा और अजीत अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में बड़े धूमधाम से कराता है और शादी के बाद दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती है।